नमस्कार, मैं पूजा महाजन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ गूंज कहानी की के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ एक बार फिर आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी की एक बहुत ही प्रशंसनीय कहानी, जिसका शीर्षक है कद यानी हाइट। सर, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आपके फिटनेस सर्टिफिकेट पर साइन नहीं कर सकता। डॉक्टर जोशी कुछ तीखे स्वर में कह रहे थे। लेकिन सिविल सर्जन साहब, मैंने इससे पहले नागपुर में 30 वर्षों तक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया है। श्रीवास्तव सर ने बिना धीरज खोए अपनी बात दोहराई। बाहर एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और बारिश की बूंदें कमरे की खिड़की से अंदर आने लगी। मैं मानता हूँ आपने कई वर्षों तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, किंतु मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ। हमारे राज्य का कानून कहता है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने हेतु आपकी सभी महत्वपूर्ण इंद्रियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। और आंखें तो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय होती हैं। बिना नजर के हजारों कानूनों की लाखों बारीकियों को समझना और समझाना कितना संभव हो पाएगा। और फिर एक शिक्षक का छात्रों से आंखों द्वारा ही तो संपर्क होता है। बारिश अब कुछ और अधिक बढ़ गई थी। चपरासी ने कमरे की सभी खिड़कियां बंद कर दी थी। डॉक्टर साहब, मैं इन सभी वर्षों के दौरान बिना आंखों के ही कानून को समझता और समझाता रहा हूँ। मेरे कई छात्रों ने कई बार विश्वविद्यालय में अव्वल स्थान पाया है और अनेक छात्र आज देश के नामी वकील और जज भी हैं। 6 फुट से भी कुछ अधिक लंबे कद, छरहरे शरीर और कुछ अंडाकार चेहरे वाले श्रीवास्तव सर आंखों पर काला चश्मा लगाए उसी संयत भाव से कह रहे थे। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपका आदर भी करता हूँ। मुझे आपके ज्ञान और विद्वता में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहना चाहता हूँ। और फिर कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में पढ़ाने हेतु योग्य घोषित कर दूं जिसकी दोनों आंखें पूर्णतः अंधी हों। लगातार हो रही बारिश की बूंदों से भीगते सिकुड़े ठिठुरे कांपते पत्तों की घुटी घुटी सी सरसराहट सारे कमरे में गूंज रही थी। तभी चपरासी ने सूचना दी कि जस्टिस समीर मेहता बाहर इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी ने हाथ के संकेत से चपरासी को उन्हें अंदर बुलाने को कहा। जाने कहाँ दूर से कहीं किसी कुत्ते के कराहने की क्षीण सी आवाज सहसा सुनाई दे गई। हेलो डॉक्टर पराग जोशी, यार तुम तो देखते ही देखते सिविल सर्जन हो गए। हमने तो सोचा था कहीं शहर के किसी कोने में टपरी डालकर बीमारों की मक्खियां भगा रहा होगा। तभी जस्टिस मेहता की नजर अत्यंत शांत मुद्रा में कुर्सी पर बैठे श्रीवास्तव सर की ओर गई। उन्होंने बड़े आदर भाव से सर के पैर छू लिए। सर, आपने मुझे पहचाना? हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरा लाडला समीर पट्टा एक दिन में दसियों सवाल पूछकर मुझे परेशान कर देता था। आज 20 साल बाद भी मेरे पट्टे की आवाज वही है। कहो भाई, इतने सालों में कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब तो शादी वादी भी कर ली होगी। तब तो केवल लड़कियां घुमाते थे, याद है कुछ? कहते कहते श्रीवास्तव सर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सर, मैंने 5 साल तक मुंबई हाई कोर्ट की वकीली की, फिर गुजरात हाई कोर्ट में जज नियुक्त हो गया। अभी पिछले ही महीने यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनकर आया हूँ। ये पगला पराग जोशी मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। यहाँ भोपाल आया तो पता चला कि ये निकम्मा भी सिविल सर्जन बनकर यहीं आ गया है। सहज ही विश्वास नहीं हुआ कि इसके जैसा एक नंबर का आलसी और ढब्बू प्राणी सिविल सर्जन भी बन सकता है। इसीलिए तस्दीक करने चला आया। और किस्मत देखिए, आज इतने सालों बाद मुझे आपके भी दर्शन हो गए। सर, मैं सच कहता हूँ, आज यदि मुझे कानून की थोड़ी सी भी समझ है तो वो केवल आपकी बदौलत है। अरे, मैंने तो आपसे ये पूछा ही नहीं कि आप यहाँ भोपाल में कैसे आए हैं। अरे भाई, मैं पिछले महीने नागपुर विश्वविद्यालय से रिटायर हुआ तो यहाँ भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने मुझे 5 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति पर बुला लिया। सो वही चला आया। अरे वेरी गुड। 5 वर्ष ही क्यों सर, आप तो अभी और 50 वर्ष तक पढ़ा सकते हैं।
आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से कानून पढ़ने का सौभाग्य कुछ भाग्यवान लोगों को ही मिल पाता है। आप जैसे ज्ञानी शिक्षकों ने ही तो इस देश के कानूनों को सही मायने में अर्थ और आकार प्रदान किया है। हम तो केवल लकीर के फकीर बनकर कानून की गुलामी करते हैं। मैं अभी आपको अपने घर लेकर जाऊंगा। मेरा बेटा भी कानून की पढ़ाई कर रहा है। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। वैसे आप इस निकट्टू जोशी के दफ्तर में क्या कर रहे हैं? अब तक बारिश बहुत बढ़ गई थी। फिर एक दिल दहलाने वाली गड़गड़ाहट हुई। श्रीवास्तव सर ने जस्टिस मेहता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। केवल उनके मुख पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान फैल गई। उसी समय सारे अस्पताल की बिजली गुल हो गई और कमरे में एक अंधकार सा छा गया। वातावरण की स्तब्धता में गीले पत्तों की दबी दबी सी सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी। तभी श्रीवास्तव सर ने अपनी मुड़ी हुई सफ़ेद छड़ी खोल ली और कमरे का दरवाज़ा टटोलते हुए बाहर की ओर जाने लगे। ओके डॉक्टर जोशी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समीर, इस बार मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। फिर कभी भोपाल आया तो ज़रूर आऊंगा। मुझे ना अभी शाम की ट्रेन से ही नागपुर लौट जाना होगा। पर सर, आप तो यहाँ विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने आए थे ना? किंतु समीर मेहता के शब्द श्रीवास्तव सर के कानों तक नहीं पहुंचे। वे अपनी छड़ी घुमाते हुए कमरे से बाहर जा चुके थे। फिर बहुत देर तक धीरे धीरे दूर जाती हुई उनकी छड़ी की ठक ठक सुनाई देती रही। बारिश और गर्मी के कारण कमरे में बहुत उमस हो गई थी। डॉक्टर जोशी ने टेबल पर पड़ा अपना टॉर्च जला दिया। टॉर्च की मध्यम रोशनी में जस्टिस मेहता ने टेबल पर कागजों पर एक सरसरी नज़र दौड़ाई तो उनके चेहरे पर रोष के तीव्र भाव उभर आए। अरे भाई समीर, आज तो ईद का चांद बारिश में निकल आया है। कितना अजीब संयोग है कि मैं और तुम इतने साल बाद फिर यहाँ भोपाल में आकर मिले हैं। कहो, तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? वैसे तुम इतने शांत और गंभीर क्यों हो गए हो? नहीं नहीं, तुम कुछ तकलीफ मत करो। अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ। फिर कभी आऊँगा। जस्टिस मेहता को लगा कि अगर वे वहाँ कुछ देर और रुके तो शायद उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। वे कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि जाने क्यों उनका कद कुछ बौना सा हो गया। वे एक कदम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। कमरे से बाहर आए तो उनका सिर अनायास ही कुछ झुक गया था। बारिश अब कुछ थम गई थी, किंतु सारा आकाश बादलों से बुझा हुआ था। उस घने अंधेरे में एक भी सितारा नहीं टिमटिमा रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।